हाय दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। आप लोग की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी पे और एनसीईआरटी की साइंस पर। कक्षा 7 के साइंस है ये, जैसे आप लोग की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्लास 7 यानी कक्षा 7 का विज्ञान है और कक्षा 7 के ये पाठ्य पुस्तक है और फर्स्ट पाठ का नाम है पादपों में पोषक। देखिए, मुझे ज़्यादा बोलना तो नहीं आता, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर आप लोग को ये सेशन आप बताइएगा कि कैसा लगा है। अगर जैसे कहेंगे वैसे हम प्रश्न बनाकर लाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसे प्योर एकदम मतलब एनसीईआरटी का ही मैं शब्द भी उठा ली हूँ और एनसीईआरटी के बेस पे भी मैं बता भी रही हूँ। अगर आप लोग को प्योर इस पर अगर अच्छा लगेगा, अगर इसी पे अच्छा लगेगा तो मैं ऐसा ही बना कर लाऊँगी। अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं मैम प्रश्न वाइज लेकर आइए, जैसे कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं और इसको 1 2 3 4 5 में करके मुझे बताइए, तो मैं वैसे भी बताने के लिए तैयार रहूँगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे सेशन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हम उस अनुसार हम आप लोग को समझ सकें। तब हम इस पर आप लोग को, जैसे मैं कही थी और अपना टैग लाइन भी लगाई थी कि आज रात एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट। लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं नहीं लेकर आ पाई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आप पढ़ते तो हो आप लोग एनसीईआरटी, जैसे कि पूरे एनसीईआरटी पढ़ना। और ये भी बात सही है कि एनसीईआरटी जितनी पढ़ेंगे उतनी उसमें से कुछ न कुछ निकल के आता ही है। और झूठ नहीं, आयोग एनसीईआरटी के ही सवाल पे उठाता है, क्योंकि ये है ही ऐसी, जितने पढ़ो उतना रस इसमें से निकलेगा। तो आइए हम सीधे अपने पादपों में पोषण पर चलते हैं। ये 7th क्लास का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कह रहा है कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं। यानी भोजन के घटक, जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो 7th क्लास के फर्स्ट पादप पे दिया होगा और फर्स्ट पार्ट पे दिया होगा पादपों में पोषण। तो कह रहे हैं भोजन के घटक कौन कौन सा है, तो ये है कार्बन, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के लिए घातक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ये थोड़ी सी आप लोग देखे होंगे कि भोजन के लिए घातक और हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ऐसा नहीं है। जिसे इसका कहने का मतलब ये था कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी है और ये कहीं कहीं घातक भी चीज़ें होती हैं, तथा इन्हें पोषक कहते हैं। यानी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको पोषक कहते हैं। ठीक, पोषक कहते हैं। फिर कह रहा है कि कौन सा जीव अब खुद अपना भोजन बना सकता है। यानी इसमें दिया है कि कौन सा जीव है जो अपना भोजन खुद बना सकता है। तो हम आगे देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से जीव हैं कि जो खुद अपना भोजन बना सकता है। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि पेड़ जो है, पेड़ या पौधा क्या अपना भोजन खुद बना सकता है? तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, और सवाल भी उठेगा, कोई कहेगा हाँ, क्योंकि पेड़ और पौधा, पेड़ की जड़ें जो होती है, चलिए आगे देखते हैं, यही चीज़ दिया है। जो पेड़, थोड़ा सा हम यहाँ पे ले लेते हैं, पेड़ की जो जड़ होती है, अरे आई एम सो सॉरी, क्या आ गया, जो पेड़ की जड़ होती है, देखते हैं हम, जो पेड़ की जड़ होती है वो क्या करती है, पेड़ की जो जड़ होती है वो जो खनिज लवण जैसी चीज, जो जैसे घूरा हम लोग गाँव में बोलते हैं, घूरा हो गया, ठीक। फिर पत्ती, यानी पत्ती जो गांव में हम लोग बोले नहीं, जब पतई हो गया। बगीचा, जैसे आप लोग बगीचा देख लो कब्जा, तो बगीचा में जितने गिर जाते हैं, जैसे कि पेड़ पत्तियां झड़ के गिर जाती हैं तो वो सड़ जाते हैं। जैसे कि जब हम छोटे थे ना, तो एक साधु बाबा थे, तो उनके बगीचे में मैं छोटी थी तो भाग जाती थी, मतलब मम्मी नहीं जाने देती थी क्योंकि आम लगा रहता था। लेकिन साधु बाबा क्या करते थे कि इसी मौसम में वो फुहारा रखे रहते थे। अब सारे फुहारा अपने, मतलब पूरा जो धान का बाल हम लोग उसको ले लेते हैं, धान को, और उसका जो बचता है उसको पुआला बोलते हैं, या कहीं कहीं कुछ और बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो उस पुआरा को वो पूरे अपने, अब फिर से वो गन्ने की पत्ती को पूरे बगीचे में बिछा देते थे
और वो पूरा क्या करता था, अभी बरसात का मौसम आया है, अब इसमें वो पूरा सड़ जाता था। और उसको फिर क्या करते थे वो कि अपने फड़वा मतलब जो कुदाल होती है उससे वो उसको खुदाई कर देते थे, जिससे कि उसको अधिक मात्रा में खाद मिल जाता था। और हम अभी 7 क्लास के पढ़ रहे हैं, तो हमें दिमाग भी 7 क्लास पर ही रखना चाहिए, हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब हमको पता ही है कि उसको क्या अधिक मात्रा में मिल जाएगा। आप लोग कहेंगे नाइट्रोजन मिल जाएगा, यूरिया मिल जाएगा, मतलब उसको अधिक मात्रा में जो है उसकी पूर्ति हो जाएगी खाद के। तो आप देखिए इस आगे दिया है कि पादप 1 सेकेंड कह रहा है कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है तथा वह दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। बाकी अन्य प्राणी जैसे कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भोजन बनाते हैं, मानव पादपों पर निर्भर रहते हैं। यानी ये कह रहा है मानव, ये मानव मतलब मानव है, मानव थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है इसलिए कि जिसे खुद से नहीं लिखा जाता है। तो मानव पादपों पर निर्भर रहता है, जैसे जो मनुष्य है वो ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि फादर से कैसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकता है। सभी पदार्थ इसके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। यानी कह रहा है कि ये फादर से कैसा जीव है, ये फादर नहीं है, ये मानव है। ये मानव एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। सॉरी, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये कह रहा है कि फादर से कैसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकता है। यानी कह रहा है पौधा एक ऐसा जीव है जो कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकता है और सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध भी होते हैं। ठीक, फिर कह रहा है, ये नीचे कह रहा है कि स्वपोषण किसे कहते हैं। तो स्वपोषण किसे कहते हैं, तो वह जीव जो स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करता है या बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं और उन्हें विषमपोषी कहते हैं। यानी कह रहा है कि ऐसे भी जीव होते हैं जो जंतुओं द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम विषमपोषी जीव कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के घर में कोई मान लीजिए जानवर है, वो एक से अधिक लोगों को मार दे रहा है, या इसलिए मार रहा है क्योंकि वो सिर्फ अपने गोसाया के पास ही रहना चाहता है, जो उसको खिलाता पिलाता है उसी के पास रहना चाहता है। लेकिन विषम लोग यानी जो अलग अलग लोग जाते हैं, घर के कोई सदस्य भी जाता है तो वो मार देता है। तो इसे ही कहता है कि विषमपोषी जीव होते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो स्वपोषी जीव कहलाता है। और स्वपोषी आप लोग को पता ही है कि जो स्वपोषी आप लोग को पता ही है कि कौन है, तो है पौधा। यानी पौधे में भी जो पत्तियां हैं वो स्वयं अपना प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना लेती हैं। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी ये हेडिंग है। तो कह रहा है देखो पत्तियां अपनी भोजन कैसे बना रही हैं पेड़ों की। ठीक, तो कह रहा है कि पत्तियां अपनी भोजन पेड़ों की कैसे बना रही हैं। कह रहा है कि वृक्षों की जड़ तो अपनी जो खनिज, लवण एवं अवशोषित जल अवशोषित करता है वह मूल द्वारा करता है। देखिए थोड़ा सा ये घुमा फिरा गया, यानी कि कह रहा है कि जो वृक्ष का जड़ है, मैं पहले ही बता दें कि जो वृक्ष का जड़ है वो खुद अपना भोजन किससे बनाता है, तो जो उसका मूल मतलब जो ये वृक्ष है, ठीक, ये वृक्ष है और इसका ये से ऐसे जड़ होता है। तो इसमें छोटे आप लोग देखे होंगे जब बचपन में घास वगैरह गड़े होंगे, या बहुत लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो वो जब घास उखाड़ते होंगे, अभी धान की खेती हो रही है, इसमें एक आता है, हम लोग तो डमरा बोलते हैं उसको, डमरा। तो उसको जब धान की खेती में उसको उखाड़ते हैं तो उसका ऐसे ही एकदम जड़ रहता है और उसमें रोम रहता है। जैसे दूब है ना, दूब में बहुत ऐसे रोम रहता है। तो वो क्या करता है कि वो संश्लेषित कर लेता है, मतलब जो उसको खाद्य मिलता है उसे वो अवशोषित करके और खुद पादप को वृद्धि पहुंचाता है। फिर कह रहा है ये कि लेकिन
एक मिनट। लेकिन फिर कह रहा है कि लेकिन पत्तियां जो अपनी भोजन मतलब जो पत्तियां हैं अपनी भोजन होती हैं, यानी जो पत्तियां हैं वो अपनी भोजन खुद बनाती हैं, वो बनाती है। सूक्ष्म रुद्र जो छोटे छोटे छिद्र पत्तियों में पाई जाती है वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यानी आप लोग देखे होंगे महुआ का पेड़ बहुत भी मतलब अगर देखिए इसमें जो थोड़ा सा सेंसरी टाइप के लोग हैं वहीं पढ़ेंगे ना, टीचर के लिए ही है, LT ग्रेड के लिए है, या बिहार टीचर के लिए है, राजस्थान टीचर के लिए है। तो इसमें जो थोड़ा सा सेंसरी टाइप के लोग हैं वहीं पढ़ेंगे। तो आप लोग जब आम तोड़े होंगे, आजकल आम का सीजन चल ही रहा था, जब आम तोड़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जब उसे पलटेंगे ना तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रवेश कर जाती है उसमें। और आप लोगों को आगे बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है। फिर कह रहा है कि शरीर की सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है। अब आप लोग कोशिका के बारे में जानते ही होंगे कि छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए कि घर में सब्जी बनाने जाते हैं तो सब्जी एकाएक थोड़ी बनती है। पहले आलू को धोते हैं, आलू को छीलते हैं, फिर काटते हैं, फिर प्याज काटते हैं, फिर लहसुन काटते हैं, फिर कढ़ाई में तेल डालते हैं, फिर उसमें पचफोरन डालते हैं, तब जाकर हमारी कहीं सब्जी तैयार होती है। तो इससे हमारी सब्जी क्या है, एक कोशिका है। लेकिन जो सूक्ष्म इकाई जो जीव होते हैं उससे हमारी क्या होती है, कोशिका, उससे हम कोशिका कहते हैं। बाह्य संरचना द्वारा घिरी हुई होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कह रहा है कि ये किनारा क्या है, ये बाह्य संरचना है, और इससे क्या है घिरी हुई है, इसको हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। और ये जो अंदरवा है इसको कोशिका कहेंगे। और कोशिका द्रव उसे कहते हैं जो केंद्र के बीच में जेली नुमा समान पदार्थ से घिरा हुआ होता है। यानी इसमें जो केंद्र बीच में, जैसे हम लोग कहते हैं केंद्र सरकार, तो क्या केंद्र सरकार का मतलब ये थोड़ा है कि केंद्र सरकार मतलब बीच में जाकर बैठे, यानी बीच में सबसे कहाँ है तो मध्य प्रदेश में आकर बैठे, नहीं। हम लोग कहते हैं केंद्र सरकार चला रही है। जैसे SSC की अभी धारणाएं हो रही हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं केंद्रीय लेवल की वैकेंसी की ये हाल है, तो फिर हमारे राज्य लेवल की वैकेंसी की क्या हाल होगी। तो केंद्रीय लेवल की वैकेंसी की आप लोग को पता है कि क्या हाल है, तो उसे केंद्र, यानी केंद्र में जो बीच में जो है इसको जेली नुमा सामान से, यानी पदार्थ होता है, सामान जैसे हम लोग घर में बोलते हैं, इसे ढका रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं द्रव्य कोशिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं। तो क्लोरोफिल किसे कहते हैं, तो एक सेकेंड, क्लोरोफिल आप लोग जानते ही होंगे कि क्लोरोफिल जो है पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल यानी पत्तियां उसी से हरी होती हैं, उसी से उसकी कलर जो होता है उसी से निर्धारित की जाती है कि क्लोरोफिल। और ये भोजन कैसे बनाता है, तो कह रहा है कि पत्तियों में एक हरे रंग, रेड लिखा गया, रंग होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में या सौर्य प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने पर पत्ती की सहायता करता है। देखिए आप लोग कहते हैं ना कि सूर्य ज़्यादा अगर धूप हो जाए, तो आजकल तो थोड़ा सा नेचर हो गया है कि औरतें मुंह बांध के निकल जाती हैं। औरतें ही नहीं, लड़के भी गाड़ी पे चलते हैं तो अपना क्या करते हैं कि मुंह बांध लेते हैं। ये थोड़ा सा हैबिट हो गया है लोगों को। लेकिन जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमारे शरीर को टच करना ज़रूरी होती है। अगर हो सकता है तो आप लोग सुबह सुबह जाया करिए और सूर्य की जो सुबह की जो किरणें हैं वो लिया करिए, जिससे कि बाल वगैरह तो बहुत कम मात्रा में गिरेगा। और ये इंसान को पता ही नहीं है, देश का जो केमिकल की जो दवाइयाँ हैं, जो क्रीम है, पता नहीं क्या क्या है, वो सब अपने सिर में यूज करता है। और बाल के लिए सबसे अच्छा चीज़ है पपीता खाना। अगर सुबह में आप पपीता खा रहे हैं तो आपका बाल को कभी गिर ही नहीं सकता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। तो इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। कह रहे थे क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी पर एक
आदित्य प्रकरण में यानी ये बता रहा है कि क्लोरोफिल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सूर्य का प्रकाश होना। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो फिर क्लोरोफिल नहीं हो पाएगा, वही रंग निर्धारित करता है। और आगे जैसे जैसे अभी 7 की कक्षा में पढ़ रहे हैं ना, ये 7 का कक्षा है, जब 8 में पढ़ेंगे, 9 में पढ़ेंगे, 10 में पढ़ेंगे, अब ये मत समझ लीजिएगा कि हम 7 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी हम अपने दिमाग को 7 पे ही रखना है। क्योंकि जब भी हम सीटेट की तैयारी करते हैं और 5, 6, 7, 8 की किताबें उठाकर पढ़ते हैं तो क्या हम उसमें पता भी है कि सीटेट में सीबीएसई बोर्ड है और एनसीईआरटी लेवल पे ही पूछता है, वो अलग तो पूछता नहीं। तो हम अपने दिमाग को भी एनसीईआरटी लेवल पे ही रखते हैं, क्योंकि हम पहले से ये चीज़ें निर्धारित करके नहीं आए हैं और नहीं पढ़े हैं। तो इसीलिए हमें उस लेवल पर अपना दिमाग को भी रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं कि उड़ उड़ के पढ़ लेते हैं। जब उड़ उड़ के पढ़ते हैं तो जगह जगह पर हमको शब्द समझ में नहीं आता है। अक्सर ही एनसीईआरटी में होता है, क्योंकि हम एनसीईआरटी को करीबन हम कितने बार पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं जो मेरे समझ के बाहर हो जाती है। इसमें से मैं कुछ चीज़ें मेन जो चीज़ें पॉइंट है वो मैं छांट के लाई हूँ। लेकिन आप लोग को जो अगर अच्छा लगे तो बताइएगा कि मैं ऐसा ही लाऊं या अलग से मैं फिर से मतलब जो ऐसे प्रश्न बनाकर 1 2 3 4 5 करके लेकर आऊँ। कह रहा है कि जब पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करती हैं, यानी कहते हैं जब पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती हैं तो क्या करती हैं, तो वह क्लोरोफिल युक्त कोशिका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर देती हैं। कह रहे हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण करती हैं तो उस वक्त पत्तियां मतलब जो पत्तियां होती हैं, जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं, क्या करती हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर देती हैं। इसका सूत्र है, ठीक, संश्लेषण मतलब अपने को ले लेती हैं, अपने में ले लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेती हैं। यानी जो जल से क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण यानी खुद ले लेती हैं वो। इसका सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, देखिए सूत्र पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल। फिर कहता है स्टार्च या मध, ये मध नहीं है, ये मड है, मड आप लोग पढ़े होंगे। मड क्या होता है, यानी स्टार्च या मड क्या होता है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आप लोगों को पता होगा कि लोग कहते हैं कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मत लिया करो, मोटापा बढ़ेगा। तो बहुत लोगों को कार्बोहाइड्रेट फ़ायदा भी है, बहुत लोगों को ऐसे जो खूब मोटे लोग हैं उनको कार्बोहाइड्रेट नहीं भी लेना चाहिए। समोसे वगैरह में पाया जाता है, जैसे कि ज़्यादा जहाँ ऑयली चीज़ होती है, मतलब जहाँ तेल की चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर कह रहा है कि एक सेकेंड ये कहाँ से आ गया जी। जैसे देखिए, जी हाँ, इसे ही क्या कहते हैं कि पत्तियों में मंड स्टार्च ऐसे स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हम दिखा देते हैं, क्या कर रहा है, स्टार्च एक प्रकार का है, कार्बोहाइड्रेट है। कैसे ये संश्लेषण कर रहा है, देखिए यहाँ सूर्य से क्या कर रहा है, सौर ऊर्जा ले रहा है, सूर्य से सौर ऊर्जा ले रहा है, यहाँ पर सौर ऊर्जा ले रहा है। पत्तियाँ कैसे ले रही हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे और यहाँ से फिर ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ से छोड़ रही हैं और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है। देख रहे हैं आप लोग, कैसे जैसे कि जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले रही है वो। जैसे आप लोग सुने होंगे कि सांसों में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हम छोड़ते हैं और पत्तियाँ लेती हैं और ऑक्सीजन हमें देती हैं। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्तियों की क्या है, एक भोजन है।
पत्तियों में क्लोरोफिल, यानी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिससे रंग निर्धारित होता है कि हरी है या किस कलर की है। तो हरा ही होता है। कभी कभी आप लोग ये भी देखे होंगे बहुत पत्तियां भूरा कलर की होती हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे अभी आम का पल्लो निकलेगा, पल्लो, जो पल्लो हम लोग गाँव देहात में पल्लो ही बोलते हैं, आप लोग जो भी भाषाएँ अपने बोलते होंगे, पल्लो। तो जब नए नए निकलता है ना तो लाल कलर का निकलता है। तो क्या है, वो भी एक प्रकार का क्लोरोफिल ही है, लेकिन वो निर्धारित करता है कि वो हरे रंग को छुपा लेता है और रेड कलर का हो जाता है या भूरा कलर का हो जाता है। देखिए ये जड़ है, मम्मी बता रही थी ना कि जो जड़ है वहाँ से वो क्या करता है, ये देखिए जड़ है, इसी में छोटे 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 रोम होंगे। इससे ये क्या करता है कि अपना खनिज लवण जो भी है अवशोषित कर लेता है। इसी पे वो लोग क्या करते हैं गांव देहात में कि पुअरा वगैरह छीट देते हैं, बांस की पत्ती छीट देते हैं और गन्ना की पत्ती छीट देते हैं, और ये सड़ जाता है, और सड़ने के बाद इसमें खाद बन जाता है और आराम से खनिज लवण अपना ले लेता है। देखिए नीचे दिया गया है, नीचे क्या दिया गया है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पत्तियाँ कांटे के रूप में बदल जाती हैं वो किसके कारण होती है। और पशुपतिनाथ अतिरिक्त पादपों, एक मिनट, हरे भरे भागों में जैसे हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। और हमको यह आगे, अच्छा ये कह रहा है कि हम आगे बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पत्तियां क्यों कांटे के रूप में बदल जाती हैं, तो हम इसके बारे में आगे बताएंगे। शैवाल किसे कहते हैं, शैवाल आप लोगों को पता ही होगा। जैसे आंगन में क्या होता है कि पहले के लोग ना आंगन में आज भी लोग बनाते हैं, आंगन में नल गाड़ देते थे और उसको थोड़ा सा सफिया वफिया या पक्का कर देते थे। तो क्या होता था कि लोग जाते थे फिसल के गिर जाते थे, तो मम्मी कहते काई बैठल बकाई, बुक साफ मत करिए तो भून फूट गए करे। तो उसमें क्या होता था कि हम लोग गिर जाते थे, छोटे छोटे थे तो बहुत गिरे थे ऐसे, चाहे टंकी में नहाते थे, टेबल वगैरह चलता था। तो आजकल तो टिल्लू वगैरह हो गया ना, तो पहले जब हम लोग छोटे थे तो टंकी बनाते थे, तो उसमें टेबल वगैरह चलता था, तो उसमें भी काई बैठे रहते थे, भून फूट जाता, मुँह फूट जाता था। तो क्या करते थे हम लोग, तो घर पे आते थे, बताते थे, पिटाते थे और क्या करते थे, उसी को शैवाल कहते हैं। फिर कह रहा है हमने गली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में अपने ही, मतलब एनसीईआरटी की भाषा है, जल से कई बैठा होता है, और इसमें सवाल मतलब काई बैठा होता है, इसमें पूरा इधर दिया हुआ देखे होंगे, उसमें होंगे उस पर काई बैठा होता है और उसको शैवाल कहते हैं। सॉरी ऐसे टाइपिंग कैसे हो जाती है, इसको शैवाल कहते हैं। ठीक, सॉरी दोस्तों, मैं ही खुद ही टाइपिंग करती हूँ तो इसीलिए शायद मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि हाथ से नहीं करती ना, इसीलिए कहते हैं। ये भी प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है। यानी कह रहा है कि जो काई है उसको ये मत समझिएगा कि वो कहीं और से, ये पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के अगर मान लीजिए दे देगा उसमें पत्ती, शैवाल, फिर से खनिज लवण, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, एक तो ये देता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, इनमें से एक को नहीं, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, तो इसमें एक से अधिक होगा ना, क्योंकि शैवाल भी बनाता है प्रकाश संश्लेषण, पत्तियाँ भी बनाती है प्रकाश संश्लेषण, तो यानी हरे पौधे बनाते ही हैं प्रकाश संश्लेषण से। फिर क्या है, कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है। ठीक, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है, थोड़ी सी सेशन मेरी बड़ी हो रही है पता नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि बता ही देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, तो कह रहा है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है। कह रहा है कार्बन आप लोग पता ही है, कह रहा है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है। यह प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण पौधे क्या पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यानी ये पूछ रहा है कि क्या पादप जो होता है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। कह रहा है कि हाँ क्यों नहीं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में तो ये अपना सब कुछ कर रहा है। इसका उपयोग हम खाद्य के अन्य घटक में करते हैं, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ है या जिस कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है, और पादपों नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो पादपों में नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं कहाँ से, लेकिन हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि जो नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं वो खनिज लवणों से होते हैं, और उसके लिए हमें उपाय करनी पड़ती है, पोला खाद और जो घूरा उरा जितना होता है उनको फेंकना पड़ता है, और तब जाके हम पादपों में अच्छे से उसको नाइट्रोजन या खाद हम अच्छे से दे सकते हैं।
फिर कह रहा है कि क्या वाई में नाइट्रोजन होता है, अगर होता है तो हम इसका उपयोग पौधों में कैसे करते हैं। कह रहा है कि क्या वाई में जो है नाइट्रोजन होता है, अगर होता है तो हम इसका उपयोग पौधों में कैसे करते हैं। यानी बहुत बड़ी चीज़ पूछ रहा है। कह रहा है कि अगर वाई में नाइट्रोजन हो रहा है, यानी हवा में नाइट्रोजन हो रहा है, तो हम पौधे में कैसे उसको कनेक्ट करेंगे। तो बिना क्लोरोफिल वाले पौधे देखते हैं। अमरबेल का, क्योंकि 7th का था ना, तो 8 में बताएंगे। हाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं वो जो प्रश्न की हूँ ना वो 7th का है, तो हम 8 में बताएंगे उस चीज़ को। अमरबेल का पौधा आरोही होता है, जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि परपोषी अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य कह रहे अमरबेल जो होता है ना वो परपोषी जैसे वंचित करते हैं, इसे परजीवी कहते हैं। क्या हम या अन्य जंतु से होते हैं। यानी कह रहा है कि जो अमरबेल पौधा है, ऐसे जानिए अमरबेल देखिए, इसे जो पीला 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 है ना, आप लोग देखे होंगे, आप लोग नींबू वगैरह पर मतलब शीशम जो होता है उस पर, या इस समय बरसात का मौसम चल रहा है ना, घेर लेगा ये, या किसी को नहीं दिखा है जो जिसका खेत बाड़ी होगा अपने ऊख में चले, मतलब गन्ने में चले जाइएगा, उसमें पूरा घेरा हुआ रहेगा, ये चढ़ता रहता है उस पर। बहुत लोग हटाते रहते हैं, इससे सेवा पानी करते हैं, लेकिन ये अमरबेल बहुत बेकार चीज़ है। और ये क्या करता है कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते। जैसे हम लोग हैं, स्टूडेंट लाइफ है, तो हम लोग किस पे निर्भर हैं, तो हम निर्भर हैं अपने मम्मी पापा पे। आप लोग भी निर्भर होंगे अपने माँ बाप पे। तो आप लोग क्या एक प्रकार का अमरबेल ही है, वही चीज़ है ये। तो ये क्या है, तो ये परजीवी है। और परपोषी जो है वो खुद पे निर्भर रहता है, और जैसे सूर्य पर निर्भर है तो परपोषी है। फिर कह रहा है कि कीटवच्छे पादप। कीटवच्छे कह रहा है कि कीटवच्छे पादप वह है जिसको मृदा से अपने अनुसार कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाता है। यानी कह रहा है कि कीटवच्छे पादप जो होते हैं, आगे इधर कहीं है, हाँ ये क्या है देखिए आगे गया। कह रहा है कि कीटवच्छे जो पादप होते हैं उसको मृदा से, यानी मिट्टी से, ज़मीन से उसको अपनी आवश्यकता अनुसार खाद्य नहीं मिल पाता है। तो क्या करता है कि कुछ सुगंध छोड़ता है। ये सीटेट में बहुत पूछा जाता है, लेकिन ये अब तो इसकी चर्चा हो गई है, हर जगह पूछा जाता है। तो ये क्या करता है कि कुछ प्रकार का मतलब छोड़ता है, क्या बोलते हैं, खुशबू छोड़ता है। और अपने जाल में जो जैसे कीड़ा जा रहा है, धीरे धीरे ऐसे जाएगा, सोचेगा काम हकत बाई जा, तो चल जाए। अब धीरे धीरे जाते जाते यहाँ धीरे धीरे जाएगा, महकते इसी में मतलब चला जाएगा अंदर। हम बोलने जा रहे थे हिल जाएगा, तो इसी में अंदर चला जाएगा। और इसे क्या करेगा, ये अपना मुँह फटाक से बंद कर लेगा। अब इसी में चला जाएगा। अब इसको क्या मिल रहा है, भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिल गया। कह रहे थे ना, बात कर रहे थे, क्योंकि इसको नाइट्रोजन जो है धरती से नहीं मिल पा रहा था। इसको नाइट्रोजन जो है मतलब ज़मीन से नहीं मिल पा रहा था। तो ये क्या किया, भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन ले लिया। हाँ, अब ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये पौधा जो है हर जगह थोड़ी ना हो सकता है। ये हमारी ज़मीन पर आके उगे, यूपी बिहार में निकले, एक मार के सब एक मेरा रूम खार के ले जाके ना भाजी बना दिया को। अच्छा, कीटवच्छे पौधा तो जीवन के मारे, जीव के ऐसे हो नहीं सकता। तो ये विशेष जगहों पर निकलता है। इसका निकलने का भी हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ ये निकलता है। कीटवच्छे पादप ढक लेता है, संरचना होती है। और इसका ये भी दिया है कितने प्रकार का होता है। यहाँ विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं लिखी हूँ कि कितने प्रकार का होता है ये। तो ये होता है जैसे वीनस फ्लाई टाइप तथा सैंड यू, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, 2 प्रकार का होता है ये। वीनस होता है, एक तो वीनस होता है, वीनस फ्लाई होता है, एक टाइप तथा सैंड होता है। यानी इसका अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पर, ठीक। तो धन्यवाद। और मेरे सेशन को अगर आप लोग को अच्छा लगे, और आप लोग ये ज़रूर बताइए कि मैं या तो ऐसे ही लेके आऊँ या प्रश्न वाइज लेके आऊँ, या तो आप लोग कहेंगे तो मैं NCERT ही लेकर आ जाऊँगी। तो थैंक यू सो मच।